हमारे साथ नागपुर की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है, उनसे हम लोग जानेंगे कि ये बजट उनके हिसाब से कैसा रहा, क्योंकि कई सारे बैकलैश मिल रहे हैं इस बजट को। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि ये बजट गरीबों का बजट नहीं है। अब हमारे साथ जो लोग मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। पहले हमारे साथ मौजूद है केकलिंग्स के डायरेक्टर ललित कारेमुरे जी। इन्होंने बिजनेस में, या यूँ कह लीजिए कि नागपुर में इनके ब्रांड का नाम बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। इसके साथ में हमारे साथ मौजूद है सीए रितेश मेहता जी। ये जाने माने सीए है नागपुर के, और इन लोगों से हम लोगों को कोई मिलेगा नहीं जो हमको बजट पे गाइड कर सके कि बजट कैसा है। तो सबसे पहले मैं ललित सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ओवरव्यू आपको कैसा लगा बजट का? सबसे पहले तो शंतनु सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने महाराष्ट्र 24 में मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं बजट के बारे में लोगों से वार्तालाप करूं। जैसे आपने पूछा कि ये जो बजट है ये बजट कैसा है, तो मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहना चाहूँगा कि बजट जो 2024-25 का अर्थ मंत्री ने जो हम लोगों को इस बार प्रेजेंट किया है, ये बहुत वेलकमिंग है। और उन्होंने अपना जो फोकस रखा है वो 4 स्तंभों में रखा है। पहला है गरीबों के लिए। जैसे आपने पूछा कि ये गरीबों के लिए नहीं है, कैसा कह रहे हैं, तो पहला जो स्तंभ है, जो पहला फोकस है वो गरीबों का है। दूसरा महिलाओं का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे समाज के लिए। तीसरा फैक्टर है हमारा युवा, क्योंकि देश बनेगा युवा से, देश का भविष्य युवाओं के तरफ है। और चौथा जो फैक्टर है वो है श्रम या श्रमिक या हमारा जो लेबर है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जब हमेशा बात करते हैं कि विकसित भारत, तो ये 4 फैक्टर ही हमेशा विकसित भारत के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी हम लोग जानेंगे सीए रितेश सर से कि उनको क्या लगता है, क्या ओवरव्यू उनके माइंड में चला जब इन्होंने ये बजट देखा, जब निर्मला सीतारमण जी ने 1 घंटे से ऊपर की स्पीच देकर ये बजट सभा के सामने प्रेजेंट किया। सर आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको क्या लगता है सर, एक ओवरव्यू आपको क्या लगता है ये बजट कैसा है? शांतनु जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपको और आपके चैनल महाराष्ट्र 24 को, कि आपने ये कार्यक्रम रखा कि हम लोग बजट पे विश्लेषण कर सके और हमारे जो दर्शकों हैं उन तक हम बात पहुंचा सके कि बजट में उनके लिए क्या है। जैसे कारेमुरे जी ने कहा कि ये बजट एक बैलेंस बजट है। मेरा भी ये मानना है कि ये बैलेंस बजट है। देखिए, हमारे जो भारत में जो पिछले आप देख रहे हैं मोदी सरकार का ये 3रा टर्म शुरू हुआ है और ये पहला बजट है। पिछले 2 टर्म में उन्होंने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे वो कर चुके हैं, यानी अभी हमारा टेक ऑफ का समय आ गया है। भारत की इकोनॉमी टेक ऑफ लेने वाली है। इस बार बजट में उन्होंने जो 8-9 बेसिक फैक्टर्स पे उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया, उसमें रखा है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बात की, कुछ एमएसएमई के लिए बात किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। क्योंकि आप देखें पिछले 10 साल से भी विरोध यही था कि भाई इस सरकार में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियाँ नहीं मिल रही, उस पर स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें, इस पर एक बहुत बड़ा फोकस था। एनर्जी सेक्टर, फिर अर्बन डेवलपमेंट, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट साथ साथ में अर्बन डेवलपमेंट दोनों साथ में चलने चाहिए, ये फोकस थे। फिर जो थे टैक्स रेजिम में भी बहुत सारा चेंजेस किया है। और मेजर उन्होंने रखा है जेन नेक्स्ट रिफॉर्म बोला है कि हम अगले 5 साल के लिए कौन से रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। जैसे हमने देखा कि अभी आधार लिंकिंग हो गया हर स्कीम में, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं और अब हम भारत अपने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है हमको, उसके लिए उड़ान के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल बैलेंस्ड बजट है। जो फैक्टर्स जो एरिया पे फोकस करना था गवर्नमेंट ने किया है और आगे उसके रिजल्ट हमको जल्दी देखने मिलेंगे। हम लोग एक बार ललित सर से भी पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो बिहार को और तेलंगाना को इतना बड़ा बजट दिया हुआ है उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो कि सबसे बड़ा टैक्स पेइंग स्टेट है, उनका नाम तक बजट में नहीं लिया गया है। तो ललित सर से पूछेंगे इसके बारे में, वो एक महाराष्ट्र के बिजनेसमैन होकर वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए शंतनु सर, हुआ ऐसा है कि कई बार पॉलिटिक्स मतलब राजनीति और इकोनॉमिक्स ये दोनों साथ साथ में नहीं चल पाते। प्रधानमंत्री जी इस बार या अर्थ मंत्री जी हमारे जो है इस बार राजनीति और इकोनॉमिक्स को साथ में चलाने में, दोनों को अलाइन करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। कई बार बजट में ऐसा होता है कि जो पक्ष होता है वो बहुत ज़्यादा तारीफ करता है बजट के बारे में, और विपक्ष का तो काम ही है, चाहे वो पक्ष वाले कल विपक्ष में भी जाएंगे तो भी वो कितना भी अच्छा डबल बजट भी रहेगा तो भी वो बजट को कुछ ना कुछ ताना कसेंगे, तंज कसेंगे। वो अपने जगह बिल्कुल सही है। बट हमारी इस बार खुशकिस्मती है कहीं ना कहीं कि विपक्ष थोड़ा सा मजबूत है
और सरकार गठबंधन में है। जैसे आपने पूछा बिहार के बारे में और आपने आंध्र प्रदेश के बारे में, तो गठबंधन सरकार होने के कारण हम लोगों को एक ये सिनेरियो देखने को मिला कि आंध्र प्रदेश और जो नीतीश जी की सरकार है बिहार की, वो लोग कहीं ना कहीं गठबंधन में है, तो उन लोगों को खुश करना या उनको जो कमिटमेंट किया है स्पेशल स्टेट का दर्जा दे नहीं सके, जो देना चाहिए या दे सकते हैं फ्यूचर में, तो उनको खुश करने का एक तरीका है। 59 लाख करोड़ के आसपास में जो बिहार में इन्होंने अपनी तरफ से पैकेज घोषित किया, और लगभग जो पहली किस्त दी है आंध्र प्रदेश को 15,000 लाख करोड़ के लिए, वो पहली किस्त है। क्योंकि मुझे याद है चंद्रबाबू नायडू 2018 में जब गठबंधन से अलग हुए थे तब वो इसी कंडीशन में हुए थे, बट उस समय प्रधानमंत्री जी के पास बहुमत था, पूरा बहुमत था, तो शायद ये चीज़ इतना इम्पैक्टफुल नहीं थी। लेकिन आज जब उनका बहुत बड़ा साथ है चंद्रबाबू जी का और नीतीश जी का, तो बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए इनको कुछ करना तो बनता था। अब बात आती है महाराष्ट्र की। बंगाल वाला भी यही चीज़ पूछेगा, उड़ीसा वाला भी यही चीज़ पूछेगा। उड़ीसा भी कोई डेवलप्ड स्टेट तो है नहीं, ये चीज़ आपका पूर्वांचल वाले पूछेंगे या कोई भी स्टेट पूछेगा। बात है महाराष्ट्र की। अगर आप महाराष्ट्र को कुछ देते हैं या हरियाणा को कुछ देते हैं, तो विपक्ष या लोग कहेंगे कि आपने चुना है इसलिए एक्स्ट्रा दिया। ये स्थिति कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब भी कभी आप किसी को कुछ देते हैं तो ये हमले अक्सर होते रहेंगे। तो उन्होंने दिया है, उनकी मजबूरी थी या खुशकिस्मती थी। बहुत समय से बिहार तरस रहा था, आज उनको मिला है। बात आई महाराष्ट्र की, तो यहाँ एक एनालिसिस हम ऐसा कर सकते हैं कि महाराष्ट्र से भले ही गठबंधन है बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, और अगर महाराष्ट्र को कुछ गवर्नमेंट ने दिया भी तो फिर इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि महाराष्ट्र में चुनाव है अगले 4-5 महीने में इसलिए दिया। तो ये जो डिबेट है ये कभी खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र के पास है, गवर्नमेंट देती है, आगे भी दे, हमारा ऐसा रिक्वेस्ट है। क्योंकि मुंबई जैसे जो शहर है, पुणे जैसे जो शहर है, हमारे पास जो ठाणे है, बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर है, और हम अपेक्षा करते हैं कि उतना ही टैक्स के रूप में या उतना ही अनुदान के रूप में हमारे स्टेट को वापस मिले, ताकि हमारा जो स्टेट है पहले ही बहुत अच्छा है, ये और बेहतरी की तरफ जाए, हम लोग ग्लोबल कॉम्पीट कर पाए। सर हाँ, मेरे को वही जानना था कि जैसे सर ने बताया कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग स्टेट है, बट फिर भी नज़रअंदाज जो किया गया है महाराष्ट्र को, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह थी, या फिर आपको लगता है कि इकोनॉमिकली महाराष्ट्र उतना स्टेबल है कि उनको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है? कायम मौर्य जी की बात सुन के लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बोलना है, सरकार की तरफ से भी बोलना है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एज ए इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे आज है, तो हमने अपना मत रखना चाहिए। मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है बजट से। ठीक है, आपने बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, ठीक है, आपका पॉलिटिकल कंपल्शन समझ में आता है, लेकिन आप महाराष्ट्र को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, आज हम बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको भारत को ले जाना है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र ऑलरेडी पहला राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। यानी कोई दूसरा राज्य नहीं है जिसका इतना अच्छा ग्रॉस स्टेट जीडीपी है, लेकिन महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है। और जब महाराष्ट्र इतने अच्छे स्टेट में, तो आपको उनको और सपोर्ट करना चाहिए। आज आप देखिए, आपने पूना की बात की, पूना में एयरपोर्ट का एक क्राइसिस चल रहा है, प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए आप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है पूरे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में उतने नहीं है, पूना में जरूरत थी। आपको मुंबई में, मुंबई की लाइफलाइन हम लोग कहते हैं लोकल ट्रेन है, आपको उसके लिए फंडिंग देना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, आपने देखा पिछले 2-3 साल में, वो कहीं ना कहीं गुजरात चले गए, कहीं साउथ में चले गए। तो हमारे को आज विदर्भ को क्या मिला? आप देखिए, विदर्भ इतने, हम लोग नागपुर में बैठे हैं, विदर्भ इज अ रिसोर्स का पोटेंशियल है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट विदर्भ में दिया नहीं। तो हमारे यूथ क्या करते हैं, फिर यहाँ से पूना जाएंगे, यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, बेंगलोर जा रहे हैं, बाहर जाकर नौकरियों के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लाते हैं, कोई बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट, कोई आप डिफेंस का बड़ा प्रोजेक्ट लाते हैं, आपने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की थी, भाई हम नागपुर से मुंबई का डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन उस पर हमको कुछ भी देखने नहीं मिला। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी पिछले बजट में कि स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज आप नागपुर का देखिए, नागपुर का स्मार्ट सिटी आधा अधूरा हुआ और बाद में वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइए, कोई भी इनिशिएटिव लाइए, उसको पूरा आखिरी तक, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाइए। ये हमारा कहना है कि आप हाफ हार्टेड नए इनिशिएटिव लाके उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, वो जस्टिस नहीं होता। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र का थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है मुझे महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर ने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ इनजस्टिस हुआ है, मैं एग्री हूँ। एज अ विदर्भियन हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको मैक्सिमम रिसोर्सेस मिले, हम लोगों के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए, और जो नहीं आ रहे,
कई बार हमको मिस्टर देवेंद्र फडणवीस गडकरी साहब कहते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ लेके आएंगे, बट ये होते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमारा जो यूथ है, जिसको हम लोग जेएनजी कहते हैं, वो पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या देश के बाहर जाना चाहते हैं। तो अगर अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट आते हैं ना तो जरूर होगा। जैसे अभी गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कहा है कि वो लगभग 100 बिजनेस पार्क बनाएंगे, 12 कॉरिडोर बनाएंगे, तो इन्होंने अभी डिटेल्स नहीं दी है। बट अगर कहीं ना कहीं इस बिजनेस कॉरिडोर में या बिजनेस पार्क में नागपुर, महाराष्ट्र, विदर्भ के भी नंबर मैक्सिमाइज होए तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर, मैं इसी में एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, सिंस यू आर बिजनेसमैन फ्रॉम नागपुर और आपने अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको फैलाया है पूरे नागपुर में, तो सर आपको क्या लगता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो इस बजट में मिले हैं चीज़ें, आपको क्या लगता है, आप उससे खुश है? क्योंकि सर ने आपको बैलेंस रहने का बोल दिया, तो एक आपके सेक्टर से लेके मैं पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको जितना उम्मीद थी उतना सरकार ने आपको दिया है? देखिए, खुश तो नहीं है हम लोग, और उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और आगे भी रहेगी, पहले भी थी। बट जब बात बजट की करते हैं तो कहीं ना कहीं बजट पूरे नेशन का होता है, पूरे देश का होता है। और अभी भी बजट का एक हम लोगों ने सिर्फ टाइटल देखा है, हम लोगों ने उसकी बारीकाई नहीं देखी। जैसे हमको कल लेट से पता चला कि इन लोगों ने नागपुर में जो नाग नदी या नाग नाला प्रकल्प है उसके लिए कुछ 5,000 करोड़ रुपए का एक उन्होंने सैंक्शन दिया है। तो चीज़ें डिटेल में नहीं आई। हम उम्मीद करते कि जब डिटेल्स आएगी तो उसमें विदर्भ, नागपुर और जो हमारा MIDC प्रोजेक्ट है या हमारे यहाँ पे जो लोकल MSMEs है, इस MSMEs के पीछे में इन लोगों ने कुछ करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि MSME ये एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम रोजगार देता है। इस बजट में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने भी माना या सरेंडर किया बोल सकते हो कि गवर्नमेंट रोजगार अभी क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं MSMEs को, कारपोरेट को या जो बिजनेस वर्क को है उसको कहीं कहीं प्रोत्साहन देने की पोजीशन में है, क्योंकि अगला जो रोजगार आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर से आएगा। और हम सभी लोग, क्योंकि मेरे पास भी हम लोगों के रोजगार के लिए काम करते हैं, तो हम लोगों के पास MSMEs में कुछ ऐसी स्कीम्स आए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिसके कारण हम लोग जो भी आज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा क्रिएट करें। तो ये होगा तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प से ही। जी जी। रितेश सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो टैक्स स्लैब में एक जस्ट माइनर चेंजेस गवर्नमेंट ने किए, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया है। एक सैलरीड पर्सन अपनी ज़िंदगी में पूरा प्रॉपर टैक्स भरता है, एटलीस्ट 90% लोग तो भरते ही है, क्योंकि सैलरी क्रेडिट होती है तो उसी से कट के आता है। बट उनको हर बार हर बजट में नज़रअंदाज किया जाता है। तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि ये टैक्स स्लैब्स में क्या और चीज़ कर सकते हैं जिस वजह से ये हो सकता है? देखिए शांतनु जी, आपने बहुत सही कहा कि जो सैलरी तबका है हमारा, उसको तो टैक्स भरना ही पड़ता है ना। जो बड़े टैक्स पेयर है वो तो कहते हैं कि हम 3 महीने तो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 30% टैक्स कट जाता है आपका। तो 12 महीने में से 3 महीने तो आपने सरकार के लिए काम किया। बिल्कुल। इस बार एक्सपेक्टेशन थी और गुंजाइश भी थी इस बार, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है। आप देखिए GST का कलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को रिलीफ देगी। और अभी क्या हो गया, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ना 2 प्रकार के टैक्स स्लैब्स ला लिए, एक पुराना रेजिम लाया और एक नया रेजिम है। तो ये क्या है दोनों में फ़र्क? तो अंतर ये है कि नए रेजिम में उन्होंने टैक्स रेट्स कम कर दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको किसी प्रकार का डिडक्शंस नहीं देंगे जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे। जैसा आपने ऐसे लाइफ इंश्योरेंस में आपने इंश्योरेंस भरा या फिर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सैलरी तबके में तो जैसे हम लोग HRA, आपने किराए से रहते HRA का क्लेम करते थे, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हो गया नई स्कीम। और पुरानी स्कीम थी जिसमें आपको सारे प्रकार के आपको डिडक्शंस मिलते थे, HRA का बेनिफिट मिलता था, ये सब था। अब कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि वो चाहती है कि ये जो पुरानी स्कीम धीरे धीरे उनको डिसइंसेंटिवाइज करके लोगों को नए स्कीम में लाया जाए, नई स्कीम में। क्योंकि सरकार भी पता नहीं क्यों ऐसा चाहती है कि लोग, वो चाहते नहीं कि भाई आजकल सेविंग लोग करें। उनका भी कहना है कि भाई आप जो कमा रहे हैं आप स्पेंड करो, ताकि मार्केट में फंड फ्लो होगा, कंजम्पशन स्टोरी बढ़ेगी, वो भी ये चाहते हैं। तो इस बार उम्मीद थी कि भाई जो स्लैब्स थे उसको थोड़ा सा अच्छे से टिंकरिंग करेंगे कि 10 लाख तक आप बिल्कुल नो टैक्स पे ला लो, क्योंकि आजकल 8 लाख 10 लाख कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं है। बट उसका इतना बड़ा नहीं, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा 1-1 लाख से स्लैब बढ़ा दिए। जो पहले 6 लाख तक था 5% उसको 7 लाख कर दिया, 9 लाख तक था उसको 10 लाख कर दिया। तो वो थोड़ा सा किया, लेकिन उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ऐसा मुझे दिखता नहीं है। 15,000, 17,000, 18,000 रुपये बेनिफिट होगा सैलरी क्लास को। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने चेंज की है वो है रिलेटिंग टू कैपिटल मार्केट। आप देखिए अभी हम सब मिलेनियल्स हैं जो 40-50 के साल के हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं,
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका बड़ा चैलेंज हो रहा है कि बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स नहीं जा रहे। बैंक्स जो पहले अपन लोग डिपॉजिट बनाते थे एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, पूरा पैसा जा रहा है कैपिटल मार्केट। उसमें भी 5% का उन्होंने वहाँ भी बढ़ा दिया। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ करता था एक साल के अंदर 15% था, उसको बढ़ा के उन्होंने 20% कर दिया। जो लॉन्ग टर्म था वो 10% था, उसको 12.5% कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक हाथ से लिया है और दूसरे हाथ से छोटा सा दिखाने के लिए दिया है। तो हम लोग आखिरी में एक समअप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टेंशन वाला सवाल जरूर रहेगा क्योंकि आप भी एक जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका बिजनेस उससे ही है, आप भी जनता से जुड़े हुए। जनता का बहुत आक्रोश देखने मिल रहा है इस वाले टैक्स के। जो निर्मला सीतारमण जी ने ये जो टैक्स का ये सब घोषित किया, इससे जनता बहुत जगह प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत जगह जनता नाखुश है इससे। आपको क्या लगता है कि और क्या बेटर कर सकते हैं जनता के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता ही है जो सबको बनाएगी, सबको बिगाड़ेगी? सर आपने सवाल तो सही पूछा, बट कहीं ना कहीं सवाल में कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जनता रास्ते पे है ये सिर्फ हमको कैमरोज में दिखता है, हमको आपके चैनल पे दिखता है। बट पिछले 10 साल से हम जब देख रहे हैं तो किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो बजट का हो, या कोई भी मुद्दा, बहुत बड़े बड़े डिसीजन सरकार ने लिए, हमको सिर्फ टीवी पे दिखता है कि जनता में आक्रोश है, लेकिन कोई ऐसा जनता बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, रास्ते पे आ रही है। अगर हम लोगों ने अगर कृषि वाला मुद्दा छोड़ दिया तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं कि जनता आ रही है, पहला। दूसरा क्या होता है कि अभी जो बजट आया, उस बजट में आप क्या बताना चाह रहे हो पब्लिक को, आप क्या प्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर जनता अपना मन बना रही है। अभी बजट एक्सप्लेन नहीं हुआ है, उसके अंदर क्या है, कैसे, क्यों है। मैंने कहा ऐसा है तो उसने सुन लिया ऐसा है, और उसी मुद्दे को लेके आगे जा रहे। तो जो मिसलीडिंग, मिसगाइडेंस है ना, वो बहुत बड़े पैमाने में। बट इसके बाद में भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी सीए सर बोल रहे थे कि जो सैलरी वाले है, या जो मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल क्लास है, उन लोगों का एक बड़ा तबका है जो खाली हाथ रह गया। बिल्कुल सही, खाली हाथ रह गया। 6 लाख को 7 लाख तक खींच दिया, वहाँ पे जो एग्जम्पशन मिलना था वो कम कर दिया। बट जब आप आंकड़े निकालेंगे तो आपको आंकड़े में दिखेगा कि लगभग 8 से 8.5 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर है हमारे पास, उसमें से जो मेजर टैक्स पेयर है वो लगभग 1.80 करोड़ लोग हैं, जो 1,80,000 लोग हैं, जो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की इनकम के ऊपर टैक्स भरते हैं। ज्यादातर जो टैक्स पेयर है इंडिया में, वो जीरो टैक्स कैसे पे करे, उसका पूरा कैलकुलेशन लगाते रहते कि मुझे टैक्स ना भरना पड़े। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो टैक्स नहीं भरना है, वो टैक्स जिनके अकाउंट, जिनकी बैलेंस शीट पेपर पे दिख रही है, वो उनके ऊपर लोड आता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो लोड है ये उनके ऊपर ना आए। जैसे सर ने कहा कि जो सैलरीड है, सैलरीड वालों के पेपर दिख रहे हैं तो उनको जबरदस्ती 30% या 10 लाख में से 3 लाख रुपए पे करने पड़ते। बट ये 3 लाख उनको क्यों पेपर करने पड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जीरो टैक्स दिखा रहे हैं या जो अपने इनकम को नहीं शो कर रहे, उनका जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो इधर आके इनसे लिया जा रहा है। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है इनबैलेंस हो रहा है इससे। सर ये तो सीए लोगों पे डाल दिया इन्होंने। नहीं, मैं इनकी बात से आधा सहमत हूँ 50%। जी, इन्होंने एक बात बहुत सही कही कि हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, 8 करोड़ लोग रिटर्न डाल रहे हैं और बहुत कम लोग उसमें से जो टैक्स भर रहे हैं। और जो हाई नेटवर्थ लोग हैं, जैसे आपने कहा 1.5 लाख लोग ही 1 करोड़ के ऊपर इनकम दिखा रहे, बात सही है, इनकी बात गलत, लेकिन इसको हमको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि 125 करोड़ की अगर आबादी आप समझो, 140 करोड़ भी पकड़ो, हर एक टैक्स पेयर है। पूछे इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स भर रहा है। आप कोई भी सामान ले रहे हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई आम जनता में रोष है, तो रोष होना ही है। आप महंगाई देखिए कितनी बढ़ रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। इन्फ्लेशन आप देखिए, हर चीज महंगी हो रही है। ऐसे आप बता दीजिए कोई भी चीज जो कम हुई है या जिसका प्राइसिंग कम हुआ है, क्यों? क्योंकि जीएसटी 18% जीएसटी है, 28% जीएसटी है। तो सरकार को चाहिए कि अब समय आ गया, 7 साल हो गए जीएसटी को आए और आपका कलेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। आप 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ तक हम हर महीने टच कर रहे हैं। तो अब सवाल आ गया कि अब समय आ गया कि आपको उसका टैक्स रेट कम करना चाहिए। 18% को आप 15% पे लेके आओ, 28% को आप 20% पे लेके आओ, रेट कम तो करो, तब तो जाके मेरी कीमत कम होगी। आज मैं एयर कंडीशन लेने जाता हूँ, 50,000 का एसी है तो उस पर 28% जीएसटी, कितना बड़ा बर्डन है। टीवी लेने जाता हूँ, उस पर 28% जीएसटी है। पहली बात ये। दूसरी बात आप देखिए, बहुत सिंपल चीज़ें जो हर आम आदमी को लगती है, पेट्रोल डीजल। आज आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में
जो कच्चा तेल है वो सबसे लोअर लेवल पे चल रहा है, जो पर बिल्कुल बैरल सही है। रेट है। लेकिन हमारे वहाँ क्या पेट्रोल के रेट कम हुए, क्या डीजल के रेट कम हुए? आप पेट्रोल डीजल को कम कीजिए तो अपने आप आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लागत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, पेट्रोल डीजल तो हर किसी को लगता है, आप क्यों कम नहीं कर रहे? और आज इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, बिल्कुल सही। कोई चर्चा ही नहीं हो रही। और गवर्नमेंट इस पे से इतना रेवेन्यू अर्न कर रही है जो आप और हम जानते नहीं है। तो आपको इतना रेवेन्यू जब आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट पास ऑन कीजिए। आप ठीक है डायरेक्ट टैक्स में नहीं कर पा रहे, समझ सकते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स में तो करो, कुछ तो रेट कम कीजिए। आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, पेट्रोल के 10 रुपए से 15 रुपए से रेट कम हो सकते हैं। आप अभी देखिए इलेक्शन आएगा, आप तुरंत वहाँ 5-10 रुपए कम कर दोगे। तो आप चुनावी माहौल मत क्रिएट कीजिए, आप उसको परसिस्टेंट रखिए। पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अभी उन्होंने वो लाड़का भाऊ योजना भी लाई है, वो चुनाव के चलते अभी लड़की बहन ही आई ना, नहीं भाऊ भी आ गया है भाऊ भी। ललित सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मुद्रा के बारे में भी कुछ चीज़ें हुई है जिसमें ज़्यादा बात नहीं की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्रा योजना के लिए और क्या कर सकते थे? इस बार गवर्नमेंट ने स्पेशली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सीरियस है, एक बड़ा सीरियस इशू है। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एमएसएमई के लिए थोड़ा विचार किया है, ये और भी बेहतर हो सकता है। बट अगर इसका सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो इस बार जो स्टार्टअप्स है, नॉर्मली डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट पहले इसके अंडर में 10 लाख तक का लोन दिया करती थी, क्योंकि अगर हम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने बिजनेस में जाना पड़ेगा, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्टअप करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस बार मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर उसको 20 लाख तक लेके गए। तो जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है या जो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स पिछले 5-7 सालों में आए हैं, नागपुर में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में हो रहे हैं, तो इन लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि क्रेडिट गारंटी जो योजना थी इनकी, उसका भी उन्होंने जो बजट है वो 50 करोड़ से लेकर वो 100 करोड़ तक वो लेके गए। इसके अलावा काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, जो बड़े स्टार्टअप्स है या जो अनलिस्टेड हमारे जो व्यापारी वर्ग था, उनको फंडिंग में बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। तो गवर्नमेंट ने फंडिंग में जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन था एंजल टैक्स, उसको हटा के पूरा की पूरी तरीके से उसको डिमोलिश कर दिया। और उसके कारण मुझे ये उम्मीद है कि जो एंजल इन्वेस्टर है उनकी तादाद बढ़ेगी, एक एमएसएमई के बहुत सारे स्टार्टअप्स को या जो बिजनेस अनलिस्टेड है उन लोगों को मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, जैसे इन्होंने बोला कि मुद्रा में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया, और उसमें एक गवर्नमेंट ने छोटा सा क्राइटेरिया छोड़ दिया है कि जो पहले भर चुके हैं उनको ही वो चीज़ मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्राइटेरिया रखना या फिर जो अभी पैंडेमिक गुजरा उसके बाद में ये सब चीज़ें होना, आपको क्या लगता है? शांतनु जी, ये जो एमएसएमई के बारे में जो बात हुई इस बार सही में बहुत ज़्यादा फोकस एमएसएमई पे किया गया और करना भी चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल अपने एमएसएमई में है उतना लार्ज यूनिट्स में भी नहीं है, क्योंकि लार्ज यूनिट तो क्या है, बहुत सिलेक्टेड यूनिट्स है। एमएसएमई हमारे देश में पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो एमएसएमई में मुद्रा लोन का 10 लाख से 20 लाख करना बहुत वेलकम स्टेप है। दूसरा जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, जिसमें अभी उन्होंने कहा कि सीसी लिमिट के अलावा टर्म लोन भी हम देंगे, तो ये भी बहुत अच्छा, जिसमें कोई कोलैटरल नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं, आपको विदाउट कोलैटरल मॉर्गेज मिलेगा। ये बहुत अच्छे कदम है। एक और बात मैं लाना चाहूँगा ध्यान में आपके कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की है, बोला गया एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, जिसको कहा गया ELI। पहले आपने सुना होगा PLI स्कीम हुआ करती थी, प्रोडक्शन लिंक। जैसे आप अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता था। अब उन्होंने इसको एक और नई दिशा में लाया कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ना, आप अगर कोई यूनिट फैक्ट्री है, एमएसएमई है या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहे हो और आप नौकरी जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो आपको उस एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें इन्होंने 2-3 स्टेप्स है। उसमें एक बोला है कि अगर कोई पहली बार नौकरी में लगता है, कोई युवा हमारे देश का कोई किसी फैक्ट्री में या यूनिट में लगता है, तो उसका 1 महीने का सैलरी गवर्नमेंट खुद EPFO में जमा करेंगी, यानी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेगी पहले तो, जो नए एम्प्लॉयज़ है। और एम्प्लॉयर को भी प्रपोर्शनेटली, अगर आपके यहाँ सपोज आपकी यूनिट में जैसे 100 लोग हैं और आपने 25% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, 125 कर दिया, तो आपने जितना प्रपोर्शनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाया उससे प्रपोर्शनेटली आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो अभी आप देखा जाए भारत में बहुत सारे यूनिट कैपेक्स मोड में, कैपेक्स है ना, एक्सपांशन मोड में, अलग अलग यूनिट्स डाल रहे हैं, मशीनें नई नई खरीद रहे हैं, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ रही है देश में। कंजम्पशन स्टोरी का समय है, 10 साल डिकेड हमारा कंजम्पशन स्टोरी का है, तो उसमें नई नई यूनिट्स एक्सपांशन कर रही है। तो गवर्नमेंट को उनसे आशा है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कीजिए, ताकि रोजगार भी जनरेट होगा और उससे गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगी।
एम्प्लॉय को भी देंगी और एम्प्लॉयर को भी देंगी। ये बहुत अच्छा वेलकम मूव है, मुझे लगता है इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने मिलेगा। इसमें एक और चीज़ ऐड करने की रह गई, जो टॉप 500 हमारे कंपनीज है, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है, जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वहाँ पर इंटर्नशिप भी उनको प्रोवाइड करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो टैक्स का स्लैब है उसको 40 से लेकर 35 तक किया। तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे आए, ताकि हम लोग जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं वो बन के रहे। मेरे बेस्ट विशेष है इसलिए देश के लिए। हम लोगों ने जानी, एक बिजनेसमैन हमारे साथ थे, एक सीए हमारे साथ में थे, इन लोगों की राय जानी बजट के बारे में। बजट से कोई खुश है, कोई नाखुश है, किसी को लगता है कि बजट में ये चीज़ें अच्छी हो सकती थी, ये चीज़ें बेटर हो सकती थी, या फिर ये चीज़ें एकदम परफेक्ट हुई है। हमारे पास में सारे ओपिनियंस इतने प्रॉपर आए हैं सबके, पर जो एक मेजर ओपिनियन मेरे को समझ में आ रहा है, जो दोनों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि पेट्रोल, क्योंकि सारी चीज़ें लॉजिस्टिक से लेके हर चीज़ पेट्रोल पे डिपेंडेंट है। अगर पेट्रोल के भाव कम होंगे तो नॉर्मली बाकी चीज़ों के दाम भी कम हो सकते हैं। तो इसी के साथ ललित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। रितेश सर थैंक यू सो मच।